हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपके परीक्षा गांव में नॉन टेक प्लस टेक बोथ क्लासेस अवेलेबल हैं। इन दोनों ही क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक कर दीजिए। अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से आप अपने चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्लास। ओके, तो आज हम टेक्निकल की क्लास लेने वाले हैं जिसमें हम एसएससी जेईई के मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट चलता आ रहा है वो है हमारा बिल्डिंग मटेरियल, जो कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आज हम बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारे कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट हमारा टिम्बर रहेगा, नेक्स्ट हमारा पेंट एंड वार्निश रहेगा, एंड द लास्ट वन इज फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स रहेंगे। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर क्विज क्लास। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ क्ले adhering to iron ore is known as option A calcination, option B purification, option C dressing या option D refining। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि यदि हम आयरन ओर के ऊपर जो क्ले पार्टिकल्स लगे रहते हैं, जिनको हम एज अ इम्प्योरिटीज के नाम से जानते हैं, तो यदि हम इनको रिमूव करेंगे तो उस ऑपरेशन को, उस प्रोसेस को आखिरकार क्या कहा जाएगा? आई थिंक सभी ने आंसर दे दिया होगा। ओके, ऑप्शन सी ड्रेसिंग कहा जाएगा। सो ऑप्शन सी ड्रेसिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एस्बेस्टॉस इज, नाम सुना होगा, इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। ऑप्शन ए अ करुगेटेड शीट यूज्ड फॉर रूफिंग, ऑप्शन बी एन इनकम्बस्टिबल फायरप्रूफ मटेरियल, ऑप्शन सी एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। एग्जैक्टली, एस्बेस्टॉस, ये तीनों ही प्रॉपर्टी इसमें होती हैं। इट मींस ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डीअटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज, ऑप्शन ए चॉकिंग, ऑप्शन बी क्रैकिंग या ऑप्शन सी फ्लैकिंग या ऑप्शन डी रिंकलिंग। ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, सभी का आंसर आई थिंक करेक्ट ही आएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ऑप्शन सी फ्लैकिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि फ्लैकिंग होने का आमतौर पर आखिरकार कारण क्या होता है, जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली, सही कह रहे हैं कि यदि हमारी सतह जो है जिस पर हम पेंट कर रहे हैं, तो उसमें फ्लैकिंग होने का कारण आमतौर पर यही हो सकता है कि वो हमारी सतह नमी युक्त हो सकती है, या वो सतह ऑयली हो सकती है, या फिर उस सतह पर गंदगी हो सकती है, वो खराब सतह हो सकती है, या फिर वो सतह पाउडर युक्त हो सकती है। ठीक है ना? तो ये हमारे कुछ क्या हैं? आम कारण हैं जिसके कारण हमारा पेंट जो होता है वो सतह से अलग हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम फ्लैकिंग के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लाइफ ऑफ टीक वुड डोर्स एंड विंडोज इज यूजुअली टेकन टू बी, ऑप्शन ए 80 ईयर्स, ऑप्शन बी 60 ईयर्स, ऑप्शन सी 40 ईयर्स या ऑप्शन डी 20 ईयर्स। जल्दी से बताइए, सागौन की लकड़ी से आप भली भांति परिचित होंगे, तो जल्दी से बताइए, सागौन की लकड़ी से यदि आप दरवाजे या खिड़की बनाते हो तो उसकी लाइफ पीरियड आखिरकार कितनी होती है सामान्यतः? एग्जैक्टली, जनरली इसकी लाइफ पीरियड कितनी होती है? 40 ईयर्स होती है। सो ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेक द टिम्बर फायर रेजिस्टेंस। यदि आपको टिम्बर को अग्निसह बनाना है तो उसमें आप किस मेथड का प्रयोग करोगे। ऑप्शन ए कोटिंग विथ टार पेंट, ऑप्शन बी पंपिंग क्रियोसॉट ऑयल इनटू टिम्बर एट हाई प्रेशर, ऑप्शन सी सीजनिंग प्रोसेस, या ऑप्शन डी सोकिंग इट इन एमोनियम सल्फेट। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली सही बिल्कुल कह रहे हैं कि यदि हमें लकड़ी को अग्निसह बनाना है, फायर रेजिस्टेंस बनाना है, तो उसके लिए हमें उसमें शोषण करवाना पड़ेगा, सोकिंग करवानी पड़ेगी। किसकी करवानी पड़ेगी? एग्जैक्टली एमोनियम सल्फेट की करानी पड़ेगी। सो ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट कॉजेज लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन ऑफ वुड्स बिटवीन द एनुलर रिंग्स इज नोन एज। ऑप्शन ए नॉट्स, ऑप्शन बी रिंड गाल, ऑप्शन सी शेक्स, या ऑप्शन डी ट्विस्टेड बार्स। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। ओके, तो याद रखिएगा कि यदि हमारे पेड़ में जो एनुलर रिंग्स होती हैं उनका लॉन्गिट्यूडनली सेपरेशन हो जाए तो उनमें एक प्रकार का दोष कहा जाता है कि उस दोष के कारण ही ये प्रोसेस हो रही है, और वो दोष जो होता है, जो डिफेक्ट होता है, उसको हम शेक्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सेक 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जो शेक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रेडियल शेक हो सकता है, कप शेक हो सकता है, हार्ट शेक हो सकता है, या फिर स्टार शेक हो सकता है। ये चारों शेक्स अलग अलग कंडीशंस में होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the solution of salts from the soil absorbed by the trees which becomes a viscous solution due to loss of moisture and action of carbon dioxide is known as। option A pith, option B cambium, या option C bark, या option D सैप। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि उस सॉल्यूशन को आखिरकार क्या कहा जाता है। एग्जैक्टली किसी का भी नहीं आंसर गलत होगा। पौधे का रस कहा जाता है, सैप कहा जाता है। सो ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर आर। इनमें से कौन सा ऐसा पेंट है जो कि फायर अग्नि के प्रति अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए इनेमल पेंट्स, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम पेंट्स, ऑप्शन सी एस्बेस्टॉस पेंट्स, या ऑप्शन डी सीमेंट पेंट्स। तो एस्बेस्टॉस एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि फायर के प्रति अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन सी एस्बेस्टॉस पेंट्स आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द टिम्बर इज बर्न्ट इन द वुड फायर ओवर अ डेप्थ ऑफ अबाउट 15 mm, इट मींस 1.5 सेंटीमीटर, द प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट इज नोन एज। ऑप्शन ए चेरिंग, ऑप्शन बी रूपिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी बैथल प्रोसेस, या ऑप्शन डी बॉचरी प्रोसेस। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, तो याद रखिएगा कि यदि हम अपने कंस्ट्रक्शन में किसी लकड़ी का यूज करें जो कि भूमि के संपर्क में आ रही हो, तो उस लकड़ी को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। अगर आप उसको डायरेक्टली यूज करोगे तो वो सीलन से खराब हो सकती है, उसमें कीटों का अटैक हो सकता है, उसके कारण खराब हो सकती है। तो इन सब से खराब ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक उपचार उसमें किया जाता है, एक प्रक्रिया उस लकड़ी में की जाती है। उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, चेरिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसको हिंदी में हम
झुलसाना भी कह सकते हैं। सो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इस चेयरिंग प्रोसेस में आखिरकार होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है, लकड़ी को आग में लगभग 15 mm इट मीन्स 1.5 सेंटीमीटर की गहराई तक झुलसाया जाता है, ठीक है ना। झुलसाने के बाद उस लकड़ी को हम क्या करते हैं, पानी में डालकर ठंडा कर लेते हैं। फिर जाके आप उस लकड़ी को क्या करिए, भूमि के कांटेक्ट में रखकर प्रयोग करिए। कुछ नहीं होगा, उसमें ना ही कीटों का प्रकोप होगा और ना ही उसमें सीलन का कोई प्रभाव पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल आप कहां कहां यूज कर सकते हो, पाइल्स में इसका यूज किया जा सकता है, इस प्रकार की लकड़ी का, ठीक है ना। स्तंभों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज द सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प। ऑप्शन ए, इट इंक्रीजेस द वेट ऑफ द टिम्बर। ऑप्शन बी, इट इंप्रूव्स द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज ऑफ द टिम्बर। सभी का आंसर बिल्कुल सही आएगा कि यदि हम टिम्बर में सीजनिंग करा देते हैं तो क्या उसका वेट में बढ़ोतरी हो जाती है। बिल्कुल गलत आंसर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उसके स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी जो होती है वो बढ़ जाती है। सो ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पेंट विच आर यूज्ड टू हाइड द सरफेस इरेगुलरिटीज एंड इम्पार्ट कलर इज नोन एज। ऑप्शन ए, एडल्टरेंट्स, ऑप्शन बी, ड्रायर, ऑप्शन सी, पिगमेंट्स या ऑप्शन डी, सॉल्वेंट्स। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि पेंट में वो कौन सा इंग्रेडिएंट है जो सरफेस की इरेगुलरिटीज को छिपाता है, अनियमितताएं जो होती हैं सतह की उनको छिपाता है, साथ ही साथ कलर भी प्रोवाइड करता है। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको रंजक के नाम से जाना जाता है, पिगमेंट्स के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द IS कोड एट विच द मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ द टिम्बर इज नोटेड। सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। जल्दी से बताइए, टिम्बर का जो वेट किया जाता है वो आखिरकार किस मॉइस्चर कंटेंट पर वेट किया जाता है। एग्जैक्टली, जब टिम्बर में मॉइस्चर कंटेंट 12% रहता है, इट मींस 0.12 रहता है, तब हम क्या करते हैं, टिम्बर का वेट करते हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ द एस्फाल्ट इन द कट बैक एस्फाल्ट। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50% या ऑप्शन डी 80%। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। ओके, तो आज से ये बात याद रखिएगा कि कट बैक एस्फाल्ट जो होता है उसमें एस्फाल्ट का जो परसेंटेज होता है वो हमारा 80% होता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अब आप ये भी जान लीजिए कि हमारा कट बैक एस्फाल्ट जो होता है वो आखिरकार बनता कैसे है, प्रयोग कहां पर किया जाता है, कब प्रयोग किया जाता है, आखिरकार कौन सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। ओके, तो याद रखिएगा कि हमारा कट बैक एस्फाल्ट कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि लिक्विड एस्फाल्ट, तरल एस्फाल्ट को हम क्या करते हैं, वाष्पशील विलायक, इट मींस वॉलेटाइल सॉल्वेंट में घोलकर जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कट बैक एस्फाल्ट कहते हैं। अब वॉलेटाइल सॉल्वेंट इट मींस वाष्पशील विलायक में हमारा किसका प्रयोग कर सकते हैं हम, जैसे कि नैप्था का आप यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमारा कुछ कट बैक एस्फाल्ट तैयार किया जाता है और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे बिटुमिन को गर्म करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, तब हमें मजबूरन कट बैक एस्फाल्ट का प्रयोग करना पड़ता है। अब आप ये जान लीजिए कि कट बैक एस्फाल्ट का आखिरकार हम यूज कहां पर कर सकते हैं।
एग्जैक्टली जहां पर हम बिटुमिन का यूज कर सकते हैं वहां पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दीवारों पर यूज कर सकते हैं, छतों में यूज कर सकते हैं, महीन दरारों को भरने में प्रयोग कर सकते हैं, एग्जैक्टली सड़कों में भी किया जा सकता है इसका प्रयोग। ओके, तो हमारा इसका आंसर भी क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ एनी टिम्बर इज हाईएस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्शन ए एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्रेन, ऑप्शन बी एन एंगल ऑफ 0 डिग्री टू द ग्रेन, ऑप्शन सी एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द ग्रेन, या ऑप्शन डी एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू द ग्रेन। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि आखिरकार किसी भी टिम्बर की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस डायरेक्शन में होती है। एग्जैक्टली ग्रेन्स के पैरेलल में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम एंगल में अगर कहना चाहें तो ग्रेन से यदि आप 0 डिग्री डायरेक्शन में जाओगे तो वहां पर हमारे टिम्बर की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रीजन बिहाइंड द लो एक्सपेंशन एंड द श्रिंकेज ऑफ द प्लाईवुड इज, ऑप्शन ए ply are placed at the right angle with each other, option B they are glued under the high pressure, option C they are held in position with the help of the adhesive, option D they are prepared with the help of veneers। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि हमारे प्लाईवुड में लो एक्सपेंशन और लो श्रिंकेज आने का आखिरकार कारण है तो है क्या। सभी का आंसर बिल्कुल सही आया होगा। हमारे प्लाईवुड में लो एक्सपेंशन एंड लो श्रिंकेज आने का कारण मेन यही है कि प्लाईवुड को बनाने के लिए प्लाई को कुछ इस प्रकार से प्लेसिंग की जाती है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री रखा जाए, ठीक है ना। 90 डिग्री रखते हुए यदि हम प्लाई को लगाते हैं तो उस प्लाईवुड में एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज दोनों ही न्यूनतम होता है। सो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेम्पर इज यूज्ड ऑन, ऑप्शन ए प्लास्टर्ड सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर। यहां पे हमारा हिंदी में जो लिखा है वो गलत लिखा है, प्लास्टर सतह जो मौसम के संपर्क में ना होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्लियर हो गया। ऑप्शन बी प्लास्टर्ड सरफेस एक्सपोज टू वेदर, ऑप्शन सी रूफ टॉप्स, ऑप्शन डी अनप्लास्टर्ड ब्रिक वॉल। आंसर सभी का पहले ही क्लिप में आ गया होगा, एग्जैक्टली ऑप्शन ए ही रहेगा। क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, प्लास्टर्ड सरफेस नॉट एक्सपोज टू वेदर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग ऑफ द टिम्बर on a large scale to obtain a desired moisture content, option A air seasoning, option B boiling seasoning, option C kiln seasoning, या option D water seasoning। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि टिम्बर की सीजनिंग कराने के लिए, और वो भी रैपिडली, शीघ्र उसकी अगर सीजनिंग करानी है और साथ ही साथ लार्ज स्केल पर करानी है, तो हम कौन से प्रोसेस का प्रयोग करेंगे एक डिजायर्ड, एक वांछित मॉइस्चर कंटेंट को पाने के लिए। एग्जैक्टली किल्न सीजनिंग को हम अपनाएंगे। सो ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफेक्ट इन टिम्बर दैट अराइजेस ड्यू टू द स्वेलिंग caused by the growth of the layer of sapwood over the wounds after the branch is cut on is known as, option A checks, option B nodes, option C shakes, या ऑप्शन डी रिंडगाल। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। ये डिफेक्ट्स जितने भी हैं मैं बता चुकी हूं, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ डालिए। ओके,
तो याद रखिएगा कि जब आप लकड़ी को उसकी शाखा से अलग करना चाहते हो तो वहां पर आप आघात मारते हो और उसी आघात के कारण लकड़ी की परतों में सूजन आ जाती है और वो सूजन को एक डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, एक दोष के नाम से जाना जाता है और वह दोष का जो नाम है वो है हमारा रिंडगाल, जिसको हम बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, BURLS। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रिंडगाल या बर्ल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बॉचरी प्रोसेस इज यूज्ड? ऑप्शन ए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स, ऑप्शन बी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ क्ले टाइल्स या ऑप्शन डी, ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीन टिम्बर। सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा कि बॉचरी प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लकड़ी के उपचार में प्रयोग करते हैं। इट मींस ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर में यूज किया जाता है। सो ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट दैट कैन बी अचीव्ड इन द एयर ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द टिम्बर? आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए कि आखिरकार यदि आप टिम्बर की एयर सीजनिंग कराते हो, एक तो आर्टिफिशियली करा सकते हो, एक फिर नेचुरली करा सकते हो। तो नेचुरल सीजनिंग को ही हम किसके नाम से जानते हैं? एयर सीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो एयर सीजनिंग में आखिरकार आपको मॉइस्चर कंटेंट कितना प्राप्त होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 28%। एग्जैक्टली 15% आपको प्राप्त होता है। इट मींस 0.15 प्राप्त होता है। सो ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ईज विद विच द वुड में स्प्लिट? जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए, क्लीवेबिलिटी, ऑप्शन बी, शेयरिंग स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी, स्टिफनेस या ऑप्शन डी, टफनेस। जल्दी से बताइए इन चारों में से आखिरकार वो कौन सा उपाय है जिसको अपनाकर हम लकड़ी को आसानी से विभाजित कर सकते हैं, उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, ज्यादा देरी नहीं करनी हमें आंसर देने में। तो क्लीवेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अपनाकर हम लकड़ी को आसानी से विभाजित कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन द अल्कोहल? ऑप्शन ए, डिस्टेम्पर, ऑप्शन बी, इनेमल पेंट, ऑप्शन सी, प्लास्टिक पेंट या ऑप्शन डी, वार्निश। जल्दी से बताइए वो होमोजेनियस सॉल्यूशन जिसमें हमारा रेजिन होता है और पर्टिकुलर कोई सॉल्वेंट होता है, तो उस होमोजेनियस सॉल्यूशन को आखिरकार हम क्या कहते हैं? एग्जैक्टली वार्निश कहा जाता है। सो ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये जो वार्निश है जो कि एक होमोजेनियस सॉल्यूशन है, इसमें जो हम रेजिन का प्रयोग करते हैं उसमें सामान्यतः कौन कौन से रेजिन का यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली कोपल का यूज कर सकते हैं, अंबर का यूज कर सकते हैं, लैक या शेलैक का यूज कर सकते हैं या फिर डामर जैसे रेजिन्स का हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, कौन से सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली टर्पेंटाइन ऑयल का यूज कर सकते हैं, मैथिलेटेड स्पिरिट या अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर भी क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द टिम्बर इज यूज टू मेक द गुड्स दैट आर यूज इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री? ऑप्शन ए, एल्डर, ऑप्शन बी, असनफोना, ऑप्शन सी, मलबरी या ऑप्शन डी, बलसा। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि आखिरकार स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में गुड्स को बनाने के लिए, सामानों को बनाने के लिए आखिरकार हम कौन सी लकड़ी का यूज करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, सहतूत की लकड़ी का हम यूज करते हैं। इट मींस मलबरी का यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कैरियर इन द पेंट?
कैरियर को हम और किस नाम से जानते हैं? एग्जैक्टली व्हीकल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए आलमंड ऑयल, ऑप्शन बी लिंसीड ऑयल, ऑप्शन सी मस्टर्ड ऑयल या ऑप्शन डी ओलिव ऑयल। जल्दी से बताइए, पेंट में एज अ कैरियर या व्हीकल के रूप में हम किसका यूज करते हैं? एग्जैक्टली लिंसीड ऑयल का यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप ये बता दीजिए कि जो कैरियर होता है या व्हीकल जो होता है, आखिरकार उसका कार्य क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है? ओके, तो याद रखिएगा कि पिगमेंट तथा बेस को बाइंड करने के लिए एज अ बाइंडर ये यूज किया जाता है पेंट में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर एस्टिमेशन ऑफ द पेंटेड एरिया ऑफ द सेमी कॉर्गेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द प्लेन एरिया इज। ऑप्शन ए 0.1, ऑप्शन बी 0.14, ऑप्शन सी 0.2 या ऑप्शन डी 0.25। जल्दी से सभी का इसका आंसर आना चाहिए। ओके, तो याद रखिएगा, 3 पॉइंट्स नोट करा देते हैं कि यदि आपका पूछ दिया गया कि कॉर्गेटेड शीट्स में कितना परसेंट एरिया हम इंक्रीज करें, तो आप क्या बताओगे? तो आप 14% बताओगे, इट मींस 0.14 बताओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि आपका पूछ दिया गया कि कॉर्गेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट्स में कितना परसेंट एरिया आप इंक्रीज करोगे? ओके, तो क्या आप बताओगे? 20%, इट मींस 0.2 बताओगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है एंड द लास्ट पॉइंट यही हमारा आता है कि सेमी कॉर्गेटेड एस्बेस्टोस सीमेंट शीट में कितना परसेंटेज एरिया का इंक्रीज करोगे? ओके, तो कितना परसेंट इंक्रीज करोगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10% इंक्रीज करोगे, इट मींस 0.1 इंक्रीज करोगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 0.1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ व्हीकल इन द इनेमल पेंट? ऑप्शन ए लिंसीड ऑयल, ऑप्शन बी मस्टर्ड, ऑप्शन सी वार्निश या ऑप्शन डी वाटर। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए कि आखिरकार इनेमल पेंट में एज अ व्हीकल, एज अ कैरियर हम किसका यूज करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वार्निश का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका यहां पे ये भी अगर पूछ दिया गया कि ऑयल पेंट में हम एज अ व्हीकल या एज अ कैरियर हम किसका यूज करते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तब आप क्या बताओगे? बिल्कुल सही, तब आप क्या बताओगे? लिंसीड ऑयल बताओगे। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास शीट्स एंड अ सैंडविच्ड लेयर ऑफ। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक या ऑप्शन डी क्रोमियम प्लेट। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। आप बुलेट प्रूफ ग्लास से भली भांति परिचित होंगे। ओके, तो बुलेट प्रूफ ग्लास जो हमारा बनाया जाता है उसमें थिक ग्लास शीट्स के साथ साथ जो हमारी सैंडविच्ड लेयर होती है वो किसी और की नहीं, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक की ही होती है। सो ऑप्शन सी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड एज अ बॉन्डिंग एड मिक्सर? इनमें से कौन से मटेरियल को हम बॉन्डिंग एड मिक्सचर की तरह यूज करते हैं? ऑप्शन ए नेचुरल रबर, ऑप्शन बी सिंथेटिक रबर, ऑप्शन सी ऑर्गेनिक पॉलीमर्स या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन डी सभी ने करेक्ट दिया होगा। ऑप्शन डी वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द टिम्बर? बिल्कुल सही सभी का आंसर आएगा कि आखिरकार लकड़ी की आयु का पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? ऑप्शन ए एनुलर रिंग से पता लगाओगे, ऑप्शन बी सैपवुड से पता लगाओगे, ऑप्शन सी पिच से या ऑप्शन डी टिम्बर डिफेक्ट से। किसी का भी नहीं गलत होने वाला है। आप कुछ नहीं, बस क्या करोगे? एनुलर रिंग्स वार्षिक वलय
को काउंट करके गिन कर पता लगा लोगे। सो ऑप्शन A1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इन न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑफ द थर्माकोल रेंजेस बिटवीन। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। थर्माकोल से आप भली भांति परिचित होंगे। थर्माकोल की आखिरकार कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, संपीड़न सामर्थ्य न्यूटन पर mm स्क्वायर में कितनी होती है? ऑप्शन ए 2 से लेकर 5.5 तक होती है, ऑप्शन बी 5.5 से 10.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होती है, ऑप्शन सी 11.7 से 14.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, या ऑप्शन डी 15 से लेकर 17.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक होती है। ओके, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। थर्माकोल से आप भली भांति परिचित होंगे। तो थर्माकोल की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो हमारी 11 से लेकर 14.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओके, तो हमारा आंसर लगभग इसी के आसपास आ रहा है। सो हमारा आंसर ऑप्शन C1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि थर्माकोल जो बनाया जाता है वो आखिरकार किससे बनाया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा कि थर्माकोल हमारा पॉलीस्टीरीन नामक प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसके साथ साथ आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी जान लीजिए, जैसे कि ये साउंड रेजिस्टिव होता है, हीट रेजिस्टिव होता है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिव भी होता है, और साथ ही साथ ये मॉइस्ट रेजिस्टिव भी होता है। हिंदी में कहें तो ये ध्वनि का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और साथ ही साथ ऊष्मा का भी कुचालक होता है, और इसके साथ साथ यह जल सह भी होता है। इट मीन्स नमी का प्रतिरोध भी कर लेता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक कर दीजिएगा, और अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को सब्सक्राइब करने में ज़्यादा देरी मत करिए, और अपनी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप अपने क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को डेली बेसिस पर रिवीजन में रखिए, ठीक है ना। इससे आपको क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी आप में बनी रहेगी और आपको कोई भी पॉइंट्स स्किप नहीं होगा। ओके, थैंक यू।